हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने ग्रुप डी की आंसर की मैच कर ली होगी ओएमआर शीट के साथ। कुछ क्वेश्चन है जिनमें ऑब्जेक्शन लग सकते हैं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्शन नहीं लग सकते। तो हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिन पे ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए या किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाने चाहिए, ताकि आपके 100 रुपीज़ भी वेस्ट ना हो। क्योंकि एक क्वेश्चन के जैसे 100 रुपये लगने हैं, तो 100 रुपीज़ भी दोस्तों वेस्ट नहीं होने चाहिए, और जायज़ क्वेश्चन जो है उन पे ऑब्जेक्शन लगने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां हैं दोस्तों। स्कर्वी, रिकेट्स और बेरीबेरी, ये विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाले रोग हैं। टाइफाइड और मेनिंजाइटिस, देखिए वैसे तो ये वायरस से होने वाले रोग होते हैं, लेकिन जल के कारण ये फैलते हैं, ये कंटेजियस डिजीज़ होते हैं। अब देखिए टाइफाइड का तो आप सभी को पता होगा, लेकिन मेनिंजाइटिस में आपको दिक्कत आएगी। तो मेनिंजाइटिस देखिए यहाँ पे एमियोबिक मेनिंजाइटिस, जो अमीबा होता है ना, अमीबा, अगर वाटर में अमीबा की प्रेजेंस बढ़ जाए तो उससे मेनिंजाइटिस का खतरा बढ़ जाता है, खासकर चिल्ड्रन में, बच्चों में। ठीक है, तो देखिए चिल्ड्रन आर मोस्ट एट रिस्क, तो इसलिए यहाँ पे अमेबिक मेनिंजाइटिस, चाहे ये अमेबिक हो लेकिन है तो मेनिंजाइटिस ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाई है। अब कार्यात्मक इकाई देखिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में फंक्शनल यूनिट। अब फंक्शनल यूनिट कितनी है, यहाँ पे देखिए किसी ने तो 9 भी ऑप्शन लगा रखा होगा, किसी ने 7 ऑप्शन लगा रखा होगा, और ऑब्जेक्शन के लिए कोई 6 का भी प्रूफ दे रहा है और 9 का भी प्रूफ लेके आ रहा है। अभी देखिए हम प्रूफ देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 6 फंक्शनल यूनिट, तो दोस्तों ये 6 यहाँ पे इस प्रूफ में तो क्या है, 6 फंक्शनल यूनिट है, हम इसको सही मान सकते हैं। फिर देखिए एक ये प्रूफ भी है कि डिवीजन कितनी है, डिवीजन ऑफ, ये मानते हैं कि भी तो डिवीजन लिखा हुआ है, डिवीजन इसके नीचे लिखिए द IGNCA हैज़ 9 फंक्शनल यूनिट। तो दोस्तों ये 9 फंक्शनल यूनिट का भी प्रूफ है। अभी देखिए इसमें आगे चलते हैं, हम एक और प्रूफ देखते हैं। जैसे इस वाले को हमने थोड़ा सा नीचे किया, इधर थोड़ा सा ऊपर करके देखा ना जब, तो इसमें नीचे क्या है, देखिए यहाँ पे अपडेटेड ऑन अक्टूबर 31, 2023। अभी देखिए 31 अक्टूबर 2023 का है, और पेपर आपका हो रहा है कब, पेपर आपका हो रहा है 21 और 22 तारीख को हुआ ना अक्टूबर में, 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर, नवंबर तो अभी चला हुआ है। तो दोस्तों इसलिए देखिए लेटेस्ट तो ये है, जो लेटेस्ट अगर बात करेंगे तो लेटेस्ट तो है ये, यानी कि 9 फंक्शनल यूनिट हम मान सकते हैं लेटेस्ट के तौर पर। अभी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 9 है, 6 नहीं है। 6 नहीं है तो दोस्तों हम 9 के साथ जाएंगे ना, तो 9 करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब 3 गलत है, 5 गलत है, 7 गलत है, इनके जब ऑप्शन में ही नहीं है 6, तो 6 के साथ हम नहीं जाएंगे, 9 का प्रूफ है तो 9 के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। देखिए हिंदी तो राजकीय भाषा है ही है, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, ये करेक्ट है। पंजाबी हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए स्टेटस ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ उसको, कब, 2010 में मिला था। एक ऑफिशियल एन लगा हुआ आगे, ये भी आप ध्यान देना। विच ऑफ द, इसमें कौन सा करेक्ट है। अभी देखिए हम इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा मानेंगे, करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से कौन सा होगा, पहला तो ये ठीक है ही है, और दूसरा भी ठीक होगा, तो ए और बी दोनों ठीक मानेंगे। दोनों ठीक कैसे मानेंगे, देखिए इसका प्रूफ क्या है। अभी हिंदी तो हरियाणा की राजकीय भाषा है, यहाँ पे देखिए विकीपीडिया पे मैंने जब सर्च किया तो वहाँ पे क्या लिखा है, देखिए हरियाणा की जो लैंग्वेज में ऑफिशियल तो है हिंदी, ये तो करेक्ट हो गया पहला। फिर एडिशनल ऑफिशियल इंग्लिश एंड पंजाबी। अभी देखिए एडिशनल ऑफिशियल, लेकिन है तो ऑफिशियल ना, तो ऑफिशियल पूछा हुआ है, ये नहीं लिखा। देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा है सेकंड ऑफिशियल या कौन सी ऑफिशियल है, यहाँ पे ऑफिशियल हिंदी है, एडिशनल ऑफिशियल है, पंजाबी भी है। तो दोस्तों इसमें भी क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ पंजाबी हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस है ना, इसमें सेकेंडली पूछ रखा, और ना ही हमारे प्रूफ में सेकंड कहीं है। तो आप किसके साथ जा सकते हो, आप ए और बी दोनों, इसमें क्या है पूछा है कौन सा सही है, तो सही तो दोनों ही सही है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है, शुद्ध रूप नहीं है ये पूछा हुआ है। अभी देखिए इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 ऑप्शन जो है इनमें गड़बड़ है। प्रकृति और जीवन का घोर, घोर की जगह आना चाहिए घनिष्ठ। फिर देखिए समुद्र पर नौका तैर रही है, पर नहीं होना चाहिए, में होना चाहिए, तो इसलिए आप इन दोनों को ही क्या करो। अभी देखिए इनके प्रूफ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जिनके प्रूफ नहीं मिलेंगे ना, आप एक पेज लो कोरा, कोरे पेज पर आप क्या लिखो, इन 4 ऑप्शन को लिखो, और इसमें से देखिए घोर का घनिष्ठ होना चाहिए, उस पर लिखो कि भी घोर का घनिष्ठ होना चाहिए। फिर समुद्र पर नौका तैर रही है, समुद्र में नौका तैर रही है, में आना चाहिए, क्योंकि
ऑन पर का यानी कि जब ऑन होता, ऑन कब होता है, जब बिल्कुल उसके सरफेस के ऊपर कोई चीज़ हो, उसके अंदर नहीं जानी चाहिए। लेकिन कश्ती क्या होती है, नौका क्या होती है, उसके अंदर जाती है ना। जैसे कोई बेड पे सोता है तो बेड के का गद्दा जो होता है, जब बेड में वो सोता है ना कोई भी पर्सन, तो वो बेड का गद्दा थोड़ा दब जाता है तो वो उसके अंदर जाता है, गद्दे के अंदर। तो इन बेड बोलते हैं हम, इन बेड यानी कि बेड में। जबकि नौका क्या, नौका भी अंदर गई है तो इन इन बोलेंगे, यानी कि समुद्र में। मछली बोल देंगे तो समुद्र में मछली तैरती है, ऐसे बोलते हैं। पर नहीं आएगा, ये दोनों के दोनों ही यहाँ से रोंग होंगे। इसका आप ऑब्जेक्शन लगाना, और जो लिख के, अगर प्रूफ नहीं मिलता है ना, तो आप लिख के उस पर और उसकी फ़ोटो खींच के PDF बना के वो भी अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। अभी देखिए मेरे हिसाब से क्या ऑप्शन तो इसका 74 करेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास प्रूफ 74 का ही मिलता है। लेकिन आप सभी को पता है कि हरियाणा की साक्षरता जो है वो भारत की साक्षरता से ज़्यादा है। तो इसलिए देखिए अब 78 नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की साक्षरता दर तो कम है ना हरियाणा से, और हरियाणा की ज़्यादा है। तो ये तो 3 ऑप्शन वैसे ही नेगलेक्ट हो जाते हैं, तो एक बचता, आप इसको लगा सकते थे। अब इसमें ये भी होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कि उचित। तो उचित यहाँ पे 73 बनेगा। 73 74 के नज़दीक है, इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आप फिर भी इसका ऑब्जेक्शन लगाना चाहो तो लगा सकते हो सकता है सभी को ग्रेस मिल जाए। लेकिन मेरे हिसाब से NTA इसको 73 ही मानेगी। मोस्ट अप्रोप्रिएट आप लगा सकते थे, ये इनका कोई तुक नहीं बनता, ये आपका करेक्ट हो जाता। अभी अगर आपने 88 लगा रखा है तो आपको ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, इसलिए आपको उसका नंबर भी नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो ऑब्जेक्शन। इसका प्रूफ है, देखिए यहाँ पे ये 74.04 है। यहाँ पे आप इस वीडियो का जो स्क्रीनशॉट लेके भी आप इन प्रूफ को डाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र है। अभी वर्तमान में शादी की उम्र जैसे 21 कर दिया है, तो 21 की महिला पात्र होंगी ना, फिर 20 की क्यों होंगी। फिर देखिए इसमें 1800 प्रति माह बता दिया जाता है, 1800 नहीं दिया जाता, अभी 2750 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा सही होगा, ए तो सही होगा। कौन सा कथन सही है, तो ए सही होगा, केवल ये नहीं सही होगा क्योंकि अभी 2750 है। अभी उसने इसमें कोई भी सन नहीं दिया, कोई ईयर नहीं दिया, या ये बोलता कि जब स्टार्ट हुई थी योजना तो तब क्या थी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अभी अगर प्रेजेंट की बात अगर इसको मानेंगे तो प्रेजेंट फिर 21 भी मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सेकंड वाला गलत होगा। अगर हम यहाँ पे 21 को गलत मानते हैं, इसको गलत मानते हैं कि भी 18 उम्र थी उस समय, फिर ये गलत होगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही में कंट्राडिक्शन होगी। आप इसको ऑब्जेक्शन में डालना, हो सकता है इसकी ग्रेस सभी को मिले। इसका प्रूफ देखिए यहाँ पे, जब स्टार्टिंग हुई थी तब ये था 1800 पर मंथ थी, लेकिन उस टाइम 18 ईयर क्या थी उसकी एज थी। लेकिन अभी क्या हुआ, 21 हो रही है और दोनों चीज़ बढ़ रही है। अब एक ऑप्शन उसका, एक ऑप्शन पुराने वाले का, एक ऑप्शन नए वाले का सही होता है दोनों ही केस में। तो आप इसका ऑब्जेक्शन ज़रूर डालना, आपको ग्रेस हो सकता है, दोनों आपको ग्रेस हो सकता है, सभी को इसकी ग्रेस मिल जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह है। का पुरुष कायर पुरुष है इसका राइट आंसर, जिसका भी ये आंसर है उसका ये राइट है। फिर देखिए का पुरुष का ये है, कायर है जो पुरुष, यहाँ पे भी है का पुरुष का सामासिक विग्रह करने पर कायर है जो पुरुष आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति ने 2019 के लिए भारत रत्न का पुरस्कार जीता था। भूपेन हजारिका ने भी जीता था और प्रणब मुखर्जी ने भी जीता था। अगर इनके प्रूफ की बात करें तो देखिए प्रूफ क्या है, भारत रत्न 2019 प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, इन तीनों ने जीता था। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, ये आप प्रूफ में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में भागड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं। 521 नहरें हैं, इसका राइट आंसर ये होगा। ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ये प्रूफ दे सकते हो। 522 लिखा हुआ ना यहाँ पे, 521 है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, आप इसका ये प्रूफ दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। देखिए दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के टूटने से हरियाणा का स्थान जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में, क्षेत्रफल में बदला था, लेकिन जनसंख्या का इस पे कोई असर नहीं है। जनसंख्या का हरियाणा पे कोई असर नहीं पड़ा। तो पहले भी 18 था और बाद में भी 18 ही रहा है ये। इसका प्रूफ आप देख सकते हो, ये प्रूफ है इसका। ये देखिए जो हरियाणा है उसकी टोटल पॉपुलेशन इतनी है, रैंक 18वां है। आप इसको ऑब्जेक्शन के तौर पर डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन।
दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो गया है। इसमें क्या है, टाइम एंड टाइड, दो टाइप की इसमें एक्सप्लेनेशन आ रही है। एक तो टाइम और टाइड, इन दोनों को एक यूनिट मान रहे हैं एक जगह तो, और एक जगह इनको अलग अलग यूनिट मान रहे हैं कि एंड लगा हुआ है तो ये अलग अलग यूनिट होगी। और जहाँ भी एंड लगता है उसके बाद दो नाउन हो जाती है तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल का। तो अगर इसको अलग अलग मानेंगे तो फिर तो वेट लगाना पड़ेगा। अगर इसको एक ही यूनिट मानते हैं तो वेट्स लगाना पड़ेगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, क्या ये करेक्ट होगा? तो इन्होंने बोला द प्लूरल वेट इज़ यूज्ड रादर देन द सिंगुलर वेट्स। वेट्स जो वर्ब के साथ जब ऐसा लगता है वो सिंगुलर बन जाता है, तो वेट्स इसमें नहीं डालकर इन्होंने क्या बोला है कि प्लूरल आएगा वेट, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टाइम एंड टाइड अलग अलग चीज़ें इन्होंने मानी है। फिर देखिए इस प्रूफ में क्या कह रहा है कि करेक्ट क्या होगा कहना, इसमें भी क्या है, टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स फॉर नन, वी शुड रिमेंबर दैट टाइम एंड टाइड फॉर्म अ सिंगुलर पेयर। ये सिंगुलर पेयर बनाते हैं, जैसे हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स एंड कार्ट बोलते हैं। कहीं में क्या होता है, जैसे राइस एंड करी, एग एंड करी, जैसे डिश का नाम हो गया राइस एंड करी। तो उसमें क्या होता है, जब दो चीज़ मिलकर एंड में उनके बीच में एंड भी लगता है लेकिन यूनिट एक ही बनाते हैं, तो क्या होता है उसमें फिर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, इसलिए वेट्स का यूज़ होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिंगुलर वेट्स एज आंसर, वेट्स आएगा इस यहाँ पे इस प्रूफ में ये बोल रखा है। फिर देखिए ये टेक्स्ट बुक का प्रूफ है। टेक्स्ट बुक ने क्या बोल रखा है कि जब भी एंड यूज़ करते हैं, कनेक्ट करते हैं टू नाउन के, दो नाउन के बीच में एंड कनेक्ट करके बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वो अलग अलग नाउन की सेंस देता है और वो प्लूरल उसके लिए वर्ब यूज होगी, इसलिए वेट का यूज़ होगा। अब मेरा मानना ये क्या है कि मेरी पर्सनली जो थिंकिंग है कि टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड ये जो प्रोवर्ब में यूज़ हुआ ना, तो टाइम एंड टाइड के लिए दोस्तों हम इसको सिंगुलर यूनिट मानेंगे, सिंगुलर यूनिट। अगर हम बोलें कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो ये दो बंदे हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये प्लूरल है। लेकिन जब प्रोवर्ब में यूज़ करते हैं ना टाइम एंड टाइड, तो इसलिए इसको सिंगुलर यूनिट हम मानेंगे। टाइम एंड टाइड एक ही चीज़, ये टाइड है ना, ये टाइम को ही दर्शाता है एक प्रकार से। जैसे कोई किसी रेस्टोरेंट में पूछे कि भी क्या बना है खाने में, तो वो बोलेगा राइस एंड करी। तो ये राइस एंड करी जब बोलेंगे तो ये दोस्तों एक डिश को दर्शा रहा है, एक डिश को, एक डिश को दर्शा रहे हैं। तो एक ही डिश को जब दर्शाएंगे ना, तो राइस एंड करी इज़ रेडी, इज़ रेडी बोलेंगे, ना कि राइस एंड करी आर रेडी बोलेंगे। तो जब एक ही डिश को दर्शा रहे होते हैं ना, तब हम उसको क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। इसीलिए इस प्रोवर्ब में भी इसको सिंगुलर माना जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। अब जिसको ऑब्जेक्शन लगाना हो अपने हिसाब से लगा सकते हो आप। तो ये थे दोस्तों सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन के थे। आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी अलग आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसका हम ज़रूर सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो कराए हैं वो सारे के सारे सही बताए हैं, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है एनटीए वाले गलत हो सकता है आपकी सोच भी कहीं ना कहीं गलत हो, कोई भी गलत हो सकता है, ह्यूमन एरर सभी से हो सकता है दोस्तों। लेकिन फिर भी क्या करो, आप अपना बेस्ट दो, आप उसको खोजो, आप छानबीन करो, और ऑब्जेक्शन अगर आपको लगता है तो लगा लो। 100 रुपये में कुछ नहीं जाता, एक एक नंबर मैटर करेगा, आप उसको लगा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप मेरे पास भेजना चाहते हो उसको, तो आप भेज सकते हो पेपर पास ट्रिक्स टेलीग्राम चैनल पर, पेपर पास ट्रिक्स, या फिर PPT MCQ पे भी भेज सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8950494128, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हम उसको खोजेंगे, क्वेश्चन को आंसर उसका निकाल लेंगे क्या राइट होना चाहिए। आपके 100 रुपये वेस्ट होने से भी बचा सकते हैं, और अगर आपके 100 रुपये लगने हैं और आपका एक नंबर ठीक हो रहा है तो उसमें हर्ज भी कोई नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।